डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण है फिजिक्स का पेपर। और फिजिक्स की वजह से दूसरी जगह जो इफेक्ट हुए वो भी मैं कुछ पॉइंट्स में अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि चाहे जो भी है, कितना ही कठिन हुआ हो या कितना ही खराब हुआ हो बच्चों का पेपर, लेकिन ये सबके लिए है। और इसलिए किसी भी बच्चे को इंडिविजुअली ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ है। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी भी उतनी सीटें हैं, वैसे ही सिलेक्शन होने वाले हैं। बस ये कि जो इतने टॉप स्कोर्स हुआ करते थे वो टॉप स्कोर अब इस बार नहीं आएगा। और ऑब्वियसली टफनेस की वजह से या उसकी वजह से जो भी इफेक्ट हुए हैं उसके कारण पेपर में कट ऑफ, अब ओवरऑल जो कट ऑफ है हर स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के या और भी जितने भी एम्स वगैरह हैं, इन सब के कट ऑफ भी नेचुरली डाउन जाने वाले हैं। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को इस सारे सिचुएशन को लेकर के कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये टेंशन का कारण क्या है? टेंशन का कारण यही है कि जो फिजिक्स का पेपर था वो रूटीन से हटके पिछले कुछ सालों में पेपर का जो पैटर्न रहा है, ओवरऑल पैटर्न ऐसा रहा है कि बच्चों की स्कोरिंग काफी ज्यादा हुई है और एक इजी पैटर्न रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। और जो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट है वो भी बच्चों को बहुत इजी लगते थे। तो पास्ट के जो इस तरह के पैटर्न्स रहे हैं उसकी वजह से, हाई स्कोरिंग होने की वजह से बच्चे की एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मैं इस बार जो पेपर दे रहा हूं इसमें भी उसी तरह के कट ऑफ जाएंगे, उसी तरह की स्कोरिंग जाएगी, तो मैं भी अच्छा करूं पेपर के अंदर। तो पेपर में जब इस तरह की सिचुएशन जनरेट हुई कि भाई फिजिक्स का पेपर में क्वेश्चंस टफ थे, लेंथी थे और बच्चों से नहीं हो रहे थे, या उनको जो भी मतलब एक थोड़ा लेवल रूटीन से हट करके लेवल अधिक लगा, तो इसकी वजह से बच्चों को टेंशन पेपर के अंदर ही क्रिएट हो गई। और कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने मान लो पहले बायो और केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर ली, तो वो भी नेचुरली वो भी थोड़े से लेंथी थे पहले की तुलना में। तो उधर बच्चे के पास फिजिक्स जो लास्ट में करते हैं उसमें कई बच्चों के पास फिजिक्स के लिए केवल 30-40 मिनट बचे। अब 30-40 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लेता, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने मेजर टाइम अपना फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में दिया तो इसलिए उनको एडवांटेज हो गया। अब जिन बच्चों ने स्टार्टिंग ही फिजिक्स से करी हो तो फिर उनका तो एकदम से हालत खराब हो गई होगी और बाद में जाकर के उनका केमिस्ट्री और बायो भी रिलेटिवली अच्छा नहीं हुआ। कई बच्चे ये भी करते हैं कि भाई पहले बायो कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री कर लेते हैं, बाद में फिजिक्स करेंगे और लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिन क्वेश्चंस को वो शुरू में छोड़ते चलते हैं कि भाई बायो का कोई क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है या कठिन लग रहा है या केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा है, तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो वो लास्ट में तो वो ना फिजिक्स के चक्कर में बायो के केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन जो छूटे हुए थे वो भी वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाए। तो एक्चुअली टेंशन के कारण यही है, ना केवल फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स की वजह से जो इफेक्ट आए वो भी टेंशन का कारण है। और फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री भी रिलेटिवली लेंथी थे पहले की तुलना में, तो उसकी वजह से भी एक ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी टफ बनी है। तो लेकिन सबके लिए है, ये तो रिलेटिव है, रैंकिंग के आधार पर सिलेक्शन होगा, इसलिए किसी एक बच्चे को इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। ये जो नीट का पेपर इस बार का था, मैं इसको अप्रिशिएट इसलिए करूंगा कि ये पेपर एक डिफरेंशिएटर का काम कर रहा है और डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जैसे इसी एग्जाम से आप एम्स में भी एडमिशन कर रहे हो और इंडिया के जो भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस है उसमें भी एडमिशन कर रहे हो, तो जो कॉलेजेस की रैंकिंग है, कॉलेजेस की जो जिस तरह से पोजीशंस है, उसमें एडमिशन के लिए बच्चों का भी उसी प्रकार का लेवल होना चाहिए। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इजी पैटर्न चल रहा था, बच्चे 720 में 720 स्कोर कर रहे थे, कई बच्चे 700 से ऊपर नंबर लाने के बाद भी एम्स में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो ये एक जरूरी कदम है कि पेपर इस तरह का हो जिससे कि डिफरेंशिएशन किया जा सके। एक अच्छा बच्चा जिसका बहुत अच्छा हर सब्जेक्ट में होल्ड है, और सब्जेक्ट में होल्ड के अलावा पेपर के अंदर उसको सब चीजें मैनेज करने आती है, अपने आप का टेम्परामेंट मैनेज करना आता है, कूल रहना आता है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, अचानक से कोई गंभीर सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उसमें कैसे कंडक्ट करना है। तो ये जो सारी कलाएं हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की जो नॉलेज है, इसके साथ साथ पेपर को कैसे हैंडल करना है, ये चीज, और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जब डॉक्टर बनेंगे तो भी उसको बहुत अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैंडल करनी आएगी। हालांकि वो केवल एक पेपर से डिसाइड नहीं होती, लेकिन हर एक तैयारी बच्चे को परफेक्ट बनाती है, एक अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं इस पेपर को अप्रिशिएट ही करूंगा, क्योंकि ये सही तरीके से छटनी करेगा, फिल्टरिंग करेगा। पहले
इजी पेपर होने की वजह से लगभग हर बच्चा अच्छा स्कोर करता था। ये टफ होने की वजह से जो डिजर्विंग स्टूडेंट है वो अच्छा स्कोर करेगा, और बाकी सिलेक्शन तो इतनी लाखों की संख्या में, मतलब बहुत सारी सीटें हैं, तो उस हिसाब से सिलेक्शन तो वैसे ही होने जैसे पिछली बार होने थे, कट ऑफ ही डाउन जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं एनटीए को इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने, हाँ, एक बात के लिए जरूर मैं कहूंगा कि ये ग्रेजुअल होना चाहिए था। अभी पिछले कई सालों से तो एकदम इजी पेपर आ रहा है, और एकदम से इतना हाई लेवल पेपर करना, तो एकदम से स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप लेना, ये जरूर मतलब मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली पेपर का लेवल इंक्रीज करना चाहिए था। हर साल थोड़ा 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 बढ़ाते बढ़ाते उसको एक लेवल पे लाके फिर भले उस लेवल पे आप कंटिन्यू रख सकते थे। बट अभी पिछले साल तो अब 720 में 720 कितने बच्चों के आ रहे थे, अब एकदम से ऐसी सिचुएशन होगी कि 600 650 के आसपास, मतलब लग रहा है कि बस इसके आसपास ही जा पाएंगे बच्चे। 600 के ऊपर ही बहुत कम बच्चे नजर आ रहे हैं। तो ये ग्रेजुअल होना चाहिए था, एकदम से इतना बड़ा टफनेस लेवल इंट्रोड्यूस करने के बजाय। अगर ये देखिए कि भाई पेपर आखिर टफ कैसे था, क्यों था टफ, तो मैं खुद एज ए फैकल्टी बात करूं तो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं। आईटी के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं। 95 से मैंने स्टार्ट किया, 30 साल मेरे पूरे हो गए हैं इस फील्ड में, और मेडिकल के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। तो मैं हर एंगल से पेपर को एनालाइज करके देखता हूं, और हर साल पेपर सोल्व करता हूं, चाहे जेई मेन का हो, जेई एडवांस का हो, मेडिकल का हो। इस बार भी मैंने मेडिकल का पेपर सोल्व किया। तो सोल्व करते करते मुझे पहले दूसरे क्वेश्चन ही लगने लग गया था कि पेपर थोड़ा सा पास्ट के जो पैटर्न्स रहे हैं नीट के, उसके कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है। कोई सा भी टॉपिक उठा के ले लो, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन जो वन डायमेंशन का था वो भी अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन था नीट के बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उसमें दो बार डिफरेंशिएशन था, वो भी स्पेशल डिफरेंशिएशन था। इसके अलावा रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था, उसमें भी एप्लीकेशन लग रही थी। मतलब होता है ना, कुछ तो क्वेश्चन होते हैं जो सीधे ही फॉर्मूला बेस्ड होता है, बच्चे ने फॉर्मूला याद कर रखा है, वैल्यू डाला और उसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एप्लीकेशन उसके बहुत अप्लाई करना पड़ रहा था उसको अलग तरीके से। हालांकि क्वेश्चन हमारे जो मटेरियल वगैरह होते हैं उनके अंदर होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बच्चे क्या है कि पुराने पैटर्नों को देखते हुए कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से लगभग हर टॉपिक मैं क्या और भी बताता हूं कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, उसके अंदर भी पूरा ही उसको सिर्फ फॉर्मूला लगाने से काम नहीं हो रहा था, दिमाग अप्लाई करना पड़ रहा है, पूरी क्रिएटिविटी उसके अंदर उसको लगानी पड़ रही है। लेकिन अगर पहले से कंपेयर करें तो पहले टफ क्वेश्चंस की संख्या कम होती थी, इस बार इजी क्वेश्चंस की संख्या कम थी, टफ क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी। लगभग लगभग हर क्वेश्चन टफ कैटेगरी में था। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे फिजिक्स को ढंग से पढ़ते हैं और जिनको फिजिक्स ढंग से पढ़ाई जाती है, तो वो बच्चे फिजिक्स में पारंगत हो जाते हैं, और वो सवालों को इतने टफ होने के बावजूद भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन पास्ट के जो पैटर्न्स थे ना, उन पैटर्न्स की वजह से बच्चे भी इजी गोइंग हो गए, टीचर्स भी इजी गोइंग हो गए, और इस वजह से ये चीज टफ लगी। वैसे देखा जाए तो सब चीजें फंडामेंटल से सोल्व होने वाली थी, जिसने एकदम बहुत अच्छी तरह से बेसिक से पढ़ाई कर रखी है और अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, वो इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता था। तो 2026 वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो 2026 में मेडिकल और आगे देना चाहते हैं ये एग्जाम, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अब सब चीजों को बहुत ही सिंसियरली पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि ये बहुत इजी हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, और जो टीचर्स कहते हैं, जो संस्थान बच्चों को गाइड करते हैं, उसके हिसाब से वो उसकी अच्छे से पढ़ाई करें, और थोड़ा सा सीरियसनेस और अपने को पढ़ाई के प्रति बढ़ानी पड़ेगी। एक्सरसाइजेस, होमवर्क, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से करना पड़ेगा। कई बच्चे सिर्फ ये है कि यार जब इस क्लास में पढ़ लिया, अब इसके बेसिस पे कर लेंगे सब कुछ, ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ उनको आगे भी काम करना पड़ेगा, और होमवर्क वगैरह उनको रेगुलरली करना पड़ेगा। और तीनों सब्जेक्ट में से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, जैसे इस बार फिजिक्स टफ दिया, आगे आने वाले टाइम में किसी साल केमिस्ट्री टफ दे सकते हैं, किसी साल जूलॉजी टफ दे सकते हैं, किसी साल बॉटनी टफ दे सकते हैं। तो ये जो टफनेस है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सब्जेक्ट में ये चलती रहेगी, और इसलिए हर सब्जेक्ट को बहुत महत्व देते हुए काम करना पड़ेगा। बच्चे ये ना सोचे कि यार कि भाई बॉटनी में तो मतलब जो जूलॉजी बॉटनी होते हैं इनमें तो पूरे नंबर आते हैं, एग्जामिनर चाहे तो इनको भी टफ बना सकता है। बच्चों को इस रियलिटी को, बच्चों को, पेरेंट्स को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एग्जामिनर, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, वो किसी भी तरह का पैटर्न एग्जाम में डाल सकती है। तो वो कुछ भी करे, उसके पहले हम उसी हिसाब से तैयार रहें, और ये तैयारी कराने के लिए बच्चे को फ्रीडम देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन को कि वो उसको हर तरह से बच्चे को तैयार करे। और इसके लिए
कदम से कदम दोनों हाथ से ताली बजनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्थान अपना काम करे और बच्चे उसमें कोऑपरेट नहीं करें, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करें, तो फिर ये काम नहीं होगा। तो सबको मिलकर के एक बहुत अच्छी तरह से इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के बच्चे को डिजायरेबल सफलता, डिजर्विंग सफलता जो है वो प्राप्त होगी। और जो अथॉरिटीज हैं, उनके पास भी पेरेंट्स मान लो कंप्लेन करते हैं, तो अथॉरिटीज को अपने हिसाब से उस पे एक्ट करना पड़ता है। तो जो पढ़ाई लिखाई का माहौल है, उस पढ़ाई लिखाई के माहौल के हिसाब से ही बच्चे और पेरेंट्स और संस्थान सब मिलकर के कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी बना करके काम करेंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स समय के साथ में आएंगे। और बच्चों को इस तरह की जो तनाव की स्थिति एकदम से झेलनी पड़ी, अगर बच्चे पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, तो इस तरह की एकदम अजीब सी स्थिति बाद में नहीं बनती है। मेरी तरफ से सभी बच्चों को जिन्होंने एग्जाम दिया है 2025, उनको बेस्ट विशेष तो एग्जाम के पहले दे देते हैं, लेकिन अब एक कूल रहें और थोड़ा सा जो विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस हैं उनके बारे में सोचें। और जो भी कोचिंग संस्थान में वो पढ़ते हैं, जहां भी स्कूल में पढ़ते हैं, अपने काउंसलर से इनसे बातचीत करें, वो बताएंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट है, क्या ऑप्शंस उनके पास में अवेलेबल है। टेंशन बिल्कुल नहीं करें अगर एमबीबीएस में नहीं होता, बीडीएस में नहीं होता, और जो भी इस एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शंस होते हैं, अगर आपको डिजायरेबल चीज नहीं मिलती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे तरह के एग्जाम्स होते हैं, कई सारी जॉब्स की वो जो भर्ती के वो चीजें आती रहती हैं, और इतने सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आजकल इतने सारे कोर्सेस हैं, कई तरह के टेक्नोलॉजी के कोर्सेस हैं, कंप्यूटर के कोर्सेस हैं, इवन बायो वाले बच्चों के लिए भी मेडिकल से रिलेटेड कई सारे कोर्सेस हैं जिनको आप कर सकते हैं। और टेंशन करने से समाधान नहीं निकलता है। जब अपन सोचते हैं सब चीजों के बारे में और सॉल्यूशंस को खोजते हैं, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलता है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एक बार, ऑल द बेस्ट।